गुड इवनिंग बच्चों बात कर रहे हैं आज अपन रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। इससे जो प्रीवियस लेक्चर आया था उसके अंदर अपन न्यूमेरिकल देखे थे अपने कि कौन कौन से न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है ना। उन न्यूमेरिकल की बात करी थी, ठीक है। एलसीआर सर्किट पढ़ा था, ठीक है। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इसमें रेजोनेंस, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं एलसीआर सर्किट का। एक इंडक्टर लिया मैंने यहाँ पर, एक कैपेसिटर लिया, एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है R, ये कैपेसिटर है C और ये इंडक्टर है बच्चों L। यहाँ पर अपने पास में AC लगा हुआ है, AC सोर्स, ठीक है। ये आपके पास में AC सोर्स हो गया, ठीक है। यहाँ से आपके पास में मान लो कोई करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है। I करंट फ्लो हो रही है और I जो है इसकी इक्वेशन गिवन है आपको, I नॉट साइन ओमेगा t, ठीक। अब इसका डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूँ तो फेजर डायग्राम इसका जब अगर मैं बनाऊँ फेजर डायग्राम, तो बच्चों इसका फेजर डायग्राम ऐसे था। ये तो हो गई करंट, ये हो गया R में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो उसकी पीक वैल्यू, ठीक है। और ये हो गया था L में इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी पीक वैल्यू, और ये C में जो कैपेसिटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी पीक वैल्यू। सारी पीक वैल्यू है। ये रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप, ये इंडक्टर में, और बच्चों ये कैपेसिटर में, ठीक है। और इसी डायग्राम को से अपने रेजिस्टेंस का डायग्राम बनाया था। मैंने कहा भैया ये R होता है, ये करंट, ठीक है। ये आपके पास में होता है XL और बच्चों ये होता है आपके पास में XC। फिर अगर आपको याद हो तो इसमें अपन ने 3 केस की बात करी थी। पहला केस मैंने बच्चों ये लिया था, जो पहला केस जो अपन ने लिया था इसमें वो ये था L इज़ ग्रेटर देन VC, या फिर इसको यूँ भी लिख सकते हैं XL इज़ ग्रेटर देन XC, ठीक है। इसकी चर्चा करी थी। उसके बाद में एक केस अपन ने ये लिया था C, जो कैपेसिटर है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है इज़ ग्रेटर देन VL, ठीक है। या फिर इसको यूँ भी लिख सकते हैं C इज़ द ग्रेटर देन L, ठीक है। और जो थर्ड केस अपन ने लिया था वो ये लिया था V और C इज़ ग्रेटर देन VL, ठीक है। और इसमें अपन ने कहा था बच्चों VXC इक्वल टू XL, ठीक है। और ये वाला जो केस आया था अपने पास में, इसको अपन ने बोला था बच्चों रेजोनेंस। इसको क्या बोला था? रेजोनेंस बोला था अपन ने कि भाई ये आपके पास में क्या है, रेजोनेंस है, ठीक है। क्या होगा रियल के अंदर, अगर आपके पास में L, आपके पास में जो आपका इंडक्टर है, इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप है और कैपेसिटर में जो वोल्टेज ड्रॉप है, अगर वो दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो बच्चों ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे भाई, ठीक है ना। एक दूसरे के देखो अपोजिट में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे भाई, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये हो जाएगी करंट और ये हो जाएगा अपने पास में R, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और XC और XL, XC क्या है? इंडक्टिव, ठीक है। सॉरी, XC है आपके पास में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये है आपके पास में, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर ये दोनों भी इक्वल हैं, तो ये दोनों बच्चों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बचेगा क्या आपके पास में? आपके पास में ये बचेगी करंट, और बच्चों आपके पास में क्या बचेगा? रेजिस्टेंस बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब ये है कि आपके पास में इन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना है? 0 है। तो रेजोनेंस का मतलब क्या हो गया? फाई जो है बच्चों कितना हो गया? 0। यानी कि जो फेज डिफरेंस है आपके पास में, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0। तो पहली बात तो ये हो गई कि भाई करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना हो गया? 0, ठीक है। दूसरी बात कि Z का जो फॉर्मूला था आपके पास में फर्स्ट केस और सेकंड केस में देखो तो R², ठीक है, XL और XC का डिफरेंस था, ये था। अब मेरे को पता है बच्चों कि XL और XC दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो उनका डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। और आपका जो Z है वो किसके इक्वल हो गया? R के, यानी कि इम्पीडेंस जो आएगा वो R के इक्वल है। यानी कि आपका जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस Z जो है वो किसके इक्वल हो गया? R के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया? R के।
ठीक है। और आप देख भी सकते हो भाई एक्स एल और एक्स सी दोनों इक्वल है, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यानी कि फाइनल जो रेजिस्टेंस बचेगा वो कितना बचा, आर ही बचा। यानी कि आपका जो इम्पीडेंस है, यानी कि सर्किट जो है, सर्किट का जो इम्पीडेंस है जेड, वो आर के इक्वल है। अब जेड जब आर के इक्वल है तो बच्चों ये कैसा सर्किट बन गया, ये बन गया आपके पास में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है। यानी कि देखो सर्किट जो है वो मैं ले रहा हूँ बच्चों एल सी आर। नो डाउट है सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप ये देखो कि इस सर्किट को मैं क्या बोलूँगा, प्योरली रेजिस्टेंसिव सर्किट बोलूँगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इक्वल है। वो दोनों एक दूसरे को बच्चों क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं। अब जब वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं तो नेट जो इम्पीडेंस आ रहा है अपने पास में, नेट इम्पीडेंस बच्चों कितना आ रहा है, नेट जो इम्पीडेंस है अपने पास में जेड, वो किसके इक्वल आ गया, आर आ गया। फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है, 0 है। ठीक है। तो ये नोट करो, उसके बाद में अपन आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है और उसकी कंडीशन, इसको नोट करें बच्चों। नोट कर लिया? ठीक है। आप कुछ नोट लिखवा देता हूँ, देखो मैं आपको। तो नोट डाल के देखो बच्चों, पहला नोट लिखो। ठीक है। डायग्राम जो फेजर डायग्राम बनाया था, ठीक है, वो डायग्राम ये था, ये करंट, ये था आर में पीक वैल्यू। ठीक है। जो डायग्राम मैंने मिटा दिया। ठीक है। इस डायग्राम की डिस्कशन करेंगे। तो पहला नोट तो ये है कि फाई जो है बच्चों वो कितना हो गया, 0। यानी कि फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, करंट एंड वोल्टेज इन सेम फेज में होते हैं बच्चों। ठीक है। आप देख लो, ये आपकी करंट है और ये आपका वोल्टेज है, सेम फेज में एक ही नहीं है बच्चों। भैया यहाँ पर देखो जो वोल्टेज आया था वो तो था VOL, यहाँ पर बच्चों क्या था VOC, वो दोनों इक्वल थे, उन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो नेट वोल्टेज बचा क्या, ये। दूसरा आपके पास में जो पीक वोल्टेज आएगा वो कितना है, R के इक्वल ही है। ठीक है। तीसरा नोट क्या हो गया कि Z जो होता है आपके पास में, Z जो है किसके इक्वल आया, R के इक्वल। Z जब R के iqual आया तो इसको बच्चों मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोला। और आप देख लो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है भाई। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो होता है, जब अपने चैप्टर पढ़ा था एसी का फर्स्ट लेक्चर याद कर लो कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो होता है उसमें आर यानी कि रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप है और करंट, उनके बीच में कोई फेज नहीं होता है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है, 0 है। फेज डिफरेंस कितना है, 0। अब अगर फेज डिफरेंस 0 है तो आई की जो इक्वेशन है वो बनेगी I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है। और इसी के साथ में V की इक्वेशन बनेगी V0, ठीक है, साइन ओमेगा टी। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0 है। ठीक है। और यानी कि फेज डिफरेंस 0 हो गया। अब आप ये देखो, आपका जो जेड का जो फॉर्मूला होता है, जेड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। अब मेरे को पता है कि भाई रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, XC और XL इक्वल होते हैं। रेजोनेंस का मतलब इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है, तो XC और XL दोनों इक्वल है। अब जब XL और XC दोनों इक्वल है तो इनका डिफरेंस 0 हो गया, तो Z किसके इक्वल आया, R। यानी कि ये जो Z है आपके पास में, ये बच्चों ध्यान रखना मिनिमम इम्पीडेंस है। ये आपके पास में क्या है, मिनिमम इम्पीडेंस। यानी कि Z, भाई Z देखो मिनिमम कितना होगा, तो Z मिनिमम 0 तो हो नहीं सकता। Z मिनिमम किसके इक्वल है, R के। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 0, क्योंकि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब इम्पीडेंस अगर 0 है, इम्पीडेंस एक तरह का रेजिस्टेंस है, और अगर आपका रेजिस्टेंस ही अगर मिनिमम है, ठीक है, तो आपकी करंट मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी। तो इस केस में जो आपके पास में करंट जो होगी, ठीक है, वो मैक्सिमम होगी, I0 जो मैक्सिमम होगी वो होगी बच्चों V0 अपॉन Z, और वो बच्चों कितनी हो जाएगी, V0 अपॉन R। तो ये इंपॉर्टेंट नोट लिख लो। पहला फाई जो है वो 0 रहेगा। पूरे सर्किट में जो वीक वोल्टेज होगा वो R के इक्वल होगा, इम्पीडेंस मिनिमम होगा, R के इक्वल होगा। दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो दोनों की मैंने इक्वेशन लिख दी, ठीक है ना, रिलेशन लिख दिया। अब अपन निकालते हैं इसके अंदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। पहले इसको नोट करो, उसके बाद में देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इसको नोट कर लिया बच्चों। अब बात करते हैं इसके अंदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की।
तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देखो बच्चों क्या होती है, लिखो एट रेजोनेंस एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल, ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, अब रेजोनेंस पर जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं ये ले रहा हूँ कि ओमेगा नोट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ओमेगा को ओमेगा नोट से रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ पर ओमेगा नोट लिख दिया, यहाँ पर बच्चों क्या लिख दिया, ओमेगा नोट। तो यहाँ से देखो आपके पास में क्या आएगा, ओमेगा नोट 1/√LC। तो ओमेगा की वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, ओमेगा पता है बच्चों अपने पास में क्या होता है, 2πf। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या फॉर्मूला होता है, 2πf। ये रेजोनेंट है और नोट है, तो यहाँ पर भी नोट लगा दिया, तो ये हो गया 1/√2LC। तो एफ नोट जो है वो आ जाएगा 1/2πLC। इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं नाम दूंगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको नोट करो। ठीक है, ये कंडीशन होती है रेजोनेंस के लिए। क्या रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, XC और XL क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ये बात ध्यान में रखना, इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ठीक है Z जो होता है वो मिनिमम होता है, R के इक्वल होता है, और आपके पास में जो करंट होती है वो मैक्सिमम होती है बच्चों। वो कितनी होती है, V0/R करंट होती है मैक्सिमम। यानी कि रेजोनेंस, यानी कि बच्चों रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इन दोनों पर जो रेजिस्टेंस होगा, यानी कि इसका XL और इसका XC दोनों इक्वल होंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, यानी कि नेट जो इम्पीडेंस बचेगा वो R के इक्वल होगा। यानी कि Z क्या होगा, मिनिमम होगा, और Z मिनिमम होगा, और वो Z मिनिमम जो है वो Z मिनिमम बच्चों किसके इक्वल होगा, R के। ठीक है, Z मिनिमम हो गया और वो इक्वल हो गया बच्चों किसके, R के। ठीक है, अब रेजिस्टेंस इम्पीडेंस अगर आपके पास में मिनिमम है तो नो डाउट करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम करंट कितनी होगी, V0/R हो गई। ठीक है, और ये आपके पास में कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको नोट करें। अब इनके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। और जब ध्यान रखना आपका Z जब R के इक्वल है तो ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। हालांकि देखो सर्किट के अंदर L है, C है, R है, फिर भी बच्चों इस सर्किट का नाम क्या होगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्या बोलूँगा बच्चों इसको, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मतलब ये नहीं है कि सर्किट में सिर्फ R लगा हुआ है। भैया सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो बच रहा क्या है मेरे पास में, R। हालांकि सर्किट LCR है, लेकिन फिर भी मैं इसको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोलूँगा। और जब भी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है तो फेज डिफरेंस जो होता है वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इसमें ग्राफ की। ठीक है, अलग अलग जो ग्राफ है उनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से ग्राफ है। तो ये पूरा जो लेक्चर है ये रेजोनेंस पर ही रहेगा, रेजोनेंस, बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर हो। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ उसके ग्राफ्स की। तो पहला ग्राफ जो है वो मैं लेता हूँ XL वर्सेज फ्रीक्वेंसी का, दूसरा लेता हूँ XC वर्सेज फ्रीक्वेंसी का, तीसरा जो मैं लेता हूँ रेजिस्टेंस वर्सेज फ्रीक्वेंसी का। ठीक है बच्चों, तो देखो XL जो है बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा L होता है। ठीक है, XL ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πfL। तो अगर 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, तो XL F के क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। यानी कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे फ्रीक्वेंसी और XL के बीच में, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये ग्राफ हो गया ये। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है XC का 1/ωc। XC ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf ये C। इन दोनों में रिलेशन देखो बच्चों कैसा है, इन्वर्स का है। ठीक है, इसमें रिलेशन कैसा है, इन्वर्स का है। ठीक है, अब इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, इसका जब ग्राफ बनाओगे F, ये हो जाएगा XC, इसका ग्राफ ऐसे आएगा ये इस टाइप का। ठीक है, इन्वर्सली का ग्राफ है ये। R देखो,
आर जो होता है बच्चों वो फ्रीक्वेंसी पर कोई डिपेंड नहीं करता है। आर के फॉर्मूले में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, आर कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है बच्चों। आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा फ्रीक्वेंसी के साथ में आर का, तो आर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ग्राफ आ जाएगा। ये हो गया कांस्टेंट का ग्राफ, ठीक है। तो तीनों ग्राफ हो गए, और इन तीनों ग्राफ को अगर मैं मिक्स करके बनाना चाहूँ तो बच्चों मिक्स करके देखो ग्राफ कैसा बनेगा। मिक्स करके अगर बनाना चाहूँ तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपके पास में आर एक्स सी, ठीक है, और ये हो गया एक्स एल। तो तीनों का ग्राफ अगर मैं एक साथ बनाना चाहूँ, तीन अलग अलग कलर की चौक ले लेते हैं, तो तीनों का ग्राफ देखो बच्चों। एक्स सी का ग्राफ आएगा स्टेट, ठीक है। ये है इन्वर्स का, तो ये आएगा इन्वर्स का। ये वो पॉइंट है भाई, ये तो आपके पास में एक्स एल है, और ये किसका है? एक्स सी का है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर एक्स सी एक्स एल के क्या है? इक्वल है। आपको मालूम है जहाँ पर एक्स सी यानी कि कैपेसिटर, ठीक है, रिएक्टिव कैपेसिटेंस और रिएक्टिव इंडक्टेंस दोनों इक्वल होगी, वहाँ पर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एफ नॉट। भाई रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो एक्स एल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये वाला ग्राफ, ठीक है। और एक्स सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ इन्वर्सली का है ये, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। अब बचा कौन सा? एल का बचा, आर का, सॉरी आर कांस्टेंट है, आर का ग्राफ तो ये हो जाएगा। आर क्या हो गया? कांस्टेंट, ठीक है। और ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना, ये जो पॉइंट है ये बता रहा है रेजोनेंस को, और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको नोट करें बच्चों। तो 3 ग्राफ के बाद में फिर ग्राफ है जेड का, इम्पीडेंस का वर्सेज फ्रीक्वेंसी। देखो बच्चों जेड का जो है, जेड का फॉर्मूला क्या होता है? जेड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का डिफरेंस होता है। किसी को भी पहले लिख लो भाई, किसी केस में एक्स एल बड़ा होता है तो किसी केस में एक्स सी बड़ा होता है। इन दोनों का डिफरेंस होता है बड़ा माइनस छोटा, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में लिखो इसको। फ्रीक्वेंसी के जो फॉर्मेट में लिखूँगा तो ये हो जाएगा आपके पास में आर का स्क्वायर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/2 पाई एफ एल सी माइनस ये हो जाएगा आपके पास में 2 पाई एफ एल का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। f को अगर मैं स्मॉल करता हूँ, f की मैं स्मॉल वैल्यू रखता हूँ, यानी कि इसका ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी, ये z, f की वैल्यू अगर मैं स्मॉल रखता हूँ, देखो बच्चों ये 1 स्मॉल क्या होगा? बड़ा होगा। भाई 1 में स्मॉल का भाग दोगे, मान लो f स्मॉल है, स्मॉल का मतलब मान लो 0.0001 है, तो 0.001 रखोगे, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 जाएगा, तो 1 स्मॉल क्या बन गया? बड़ा बन गया। ये वैसे स्मॉल है तो ये बटा बच्चों ये क्या हो गया? छोटा हो गया, स्मॉल, ठीक है। ये क्या हो गया? स्मॉल, ठीक है। और ये बच्चों क्या है? बड़ा का मतलब लार्ज, समझ गए ना? लार्ज कैसे है भाई? 1 स्मॉल है तो 1 स्मॉल क्या होता है? लार्ज। तो लार्ज माइनस स्मॉल क्या आएगा? लार्ज, यानी कि बड़ा। बड़े में से छोटा लेस करोगे तो बड़ा आएगा, फिर बड़े का स्क्वायर क्या आएगा? और बड़ा, उसमें आर ऐड करोगे और बड़ा, तो और जेड क्या आएगा? लार्ज आएगा। एल क्या आएगा? लार्ज आएगा। यानी कि अगर आप f की वैल्यू को स्मॉल वैल्यू रखते हो, मान लो ये ओरिजिन है, f की कोई स्मॉल वैल्यू रखते हो तो z जो है आपको लार्ज मिलेगा। कितना मिलेगा वो मालूम नहीं, लार्ज मिलेगा। अगर मैं f को लार्ज करता हूँ, अब ध्यान से समझो, इस बार देखो f लार्ज है तो ये सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी बच्चों? लार्ज हो जाएगी। और ये 1 लार्ज है तो बच्चों ये क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। स्मॉल माइनस लार्ज, ठीक है, स्मॉल माइनस लार्ज क्या आएगी? लार्ज आएगी। लार्ज का स्क्वायर लार्ज होगा, प्लस इसमें आर ऐड करोगे और लार्ज हो जाएगा। यानी कुल मिला के जेड जो है बच्चों क्या होगा? लार्ज होगा। यानी कि अगर आप एफ लार्ज लेते हो, यानी कि एफ मैं अगर यहाँ लेता हूँ तो भी बच्चों जेड की वैल्यू क्या मिलेगी? लार्ज ही मिलेगी। यानी कि इसका जो ग्राफ है आपके पास में, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा आपके पास में, ये वाला ग्राफ होगा इसका, ठीक है। आप देख लो ये जेड लार्ज है जब एफ की वैल्यू कम है, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो जेड ज़्यादा है जब एफ क्या है? ज़्यादा है। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को देखो, नोट करो, इस पॉइंट पर देखो बच्चों जेड मिनिमम है,
इस पॉइंट पर आपका जेड क्या है, मिनिमम है। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जेड क्या है, मिनिमम है। और रेजोनेंस में जेड जो मिनिमम होता है वो किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है, ठीक है। और कहाँ पर होता है बच्चों, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आपका जेड मिनिमम होता है, किसके इक्वल होता है, आर के, ठीक है। आ गया समझ में। अब यहीं पर मैं 5 नंबर ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। मेरा 5 नंबर ग्राफ जो मैं ड्रॉ करता हूँ वो करता हूँ करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो देखो करंट जो है इसका जो फॉर्मूला होगा मैक्सिमम करंट का, वो होता है बच्चों वी नॉट अपॉन जेड, यानी कि बच्चों वी नॉट अपॉन आर होता है कि नहीं होता है, ठीक है भाई। करंट मैक्सिमम होती है रेजोनेंस में, ठीक है, या मैक्सिमम लिख दो आई नॉट, लिख दो आई नॉट, ठीक है, वी नॉट अपॉन जेड हो गया। अब आप ये देखो एफ लार्ज, ठीक है, एफ अगर लार्ज है तो जेड क्या होगा, लार्ज। और जेड अगर लार्ज है, अगर जेड लार्ज है तो बच्चों करंट क्या होगी, स्मॉल होगी, करंट क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। अगर मैं एफ को स्मॉल करता हूँ, अगर मैं एफ को स्मॉल करता हूँ तो जेड मेरे पास में क्या होगा, लार्ज। और जेड लार्ज है तो करंट क्या होगी, स्मॉल होगी। यानी कि दोनों ही केस में ध्यान से देखो बच्चों, ये करंट है, दोनों ही केस में चाहे एफ स्मॉल करो, अगर मैं एफ को स्मॉल लेता हूँ तो करंट मेरे को स्मॉल मिलेगी, यहाँ पर पॉइंट आएगा। अगर मैं एफ को लार्ज लेता हूँ, यानी कि ओरिजिन से मैं एफ लार्ज ले लिया, यानी एफ लार्ज ले रहा हूँ, तो भी मेरे को करंट क्या मिलेगी, कम मिलेगी। यानी कि इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ बच्चों ऐसे आएगा, ये ग्राफ आएगा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। देख लो एफ स्मॉल है, करंट भी स्मॉल है, एफ को लार्ज कर दिया तो भी करंट क्या है, स्मॉल है, ठीक है। और ये वो पॉइंट है बच्चों, ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपकी करंट जो है मैक्सिमम होगी, ठीक है। यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर आई नॉट जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बताओ बच्चों वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर करंट मैक्सिमम होती है, वो होता है रेजोनेंट, ठीक है। और रेजोनेंस पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये देख लो, ये वो पॉइंट है आपके पास में, ये वो पॉइंट है जहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और जेड मिनिमम है, किसके इक्वल है, आर के। ये बच्चों वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, आई क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। या फिर ऐसे देख लो भैया, करंट जो होती है ना, करंट जो है ना जेड के इन्वर्स है, तो जेड के ग्राफ को आप इन्वर्स कर दो, जेड के ग्राफ को रिवर्स कर दो, जेड का जो ग्राफ है ना इसको रिवर्स कर दो, किसका ग्राफ आ जाएगा, करंट का ग्राफ आ जाएगा। तो ये तो ग्राफ हो गया इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और ये वाला ग्राफ हो गया करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है पावर का। तो पावर का ग्राफ देखते हैं, इसको नोट करें बच्चों पहले, ठीक है। करंट वाला ग्राफ मैं मिटा नहीं रहा क्योंकि कुछ काम लेंगे। तो पावर की अगर बच्चों मैं बात करूं, देखो पावर, तो पावर जो है कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब एवरेज पावर है। एवरेज पावर का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, आई आर एम एस, वी आर एम एस और कॉस फाई, ठीक है। इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में मुझे को पता है जेड किसके इक्वल होता है, आर के, जेड किसके इक्वल होता है, आर के, ठीक है। और अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं बच्चों, पावर फैक्टर याद है बच्चों, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर अपने पास में होता है कॉस फाई, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, और कॉस फाई जो है वो होता है बच्चों आर अपॉन जेड, ठीक है। आर और जेड किसके इक्वल है, आर के, तो आर अपॉन आर क्या हो जाएगा, 1, यानी कि फाई जो है कॉस फाई कितना आ रहा है, 1, और यानी कि फाई आपके पास में कितना है बच्चों, 0 है, ठीक है। और वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्योर रेजिस्टेंस जो सर्किट होता है, सॉरी रेजोनेंस जो सर्किट होता है, सर्किट तो अपन पढ़ रहे हैं LCR, लेकिन LCR में भी एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो LCR जो सर्किट है वो अपन ने कल स्टार्ट करा था। तो कल जब अपन ने LCR सर्किट स्टार्ट करा था तो उसमें 2 ही केस अपन ने पढ़े थे भाई, या तो XL XC से बड़ा हो या XL XC से क्या हो, छोटा हो, ठीक है ना। यानी कि या तो रिएक्टिव इंडक्टेंस, रिएक्टिव कैपेसिटेंस से बड़ा हो या फिर उससे क्या हो, छोटा हो, ठीक है ना। आज अपन जो केस पढ़ रहे हैं वो रेजोनेंस का केस पढ़ रहे हैं। तो रेजोनेंस के केस में अपन क्या मान के चल रहे हैं, रेजोनेंस के केस में अपन ये मान के चल रहे हैं कि XC जो है वो किसके इक्वल है, XL के, ठीक है। और जब मैंने कहा था ये जब दोनों इक्वल होंगे तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस का मतलब 3 बातें दिमाग में सेट कर लो, रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब जेड किसके इक्वल होगा, आर के,
फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा, यानी करंट और वोल्टेज में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा और करंट क्या होगी, रेजोनेंस की कंडीशन में मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्योर फैक्टर जो है आपके पास में पावर फैक्टर जो है वो 1 होगा। कितना होगा, 1। और ऐसे भी प्योर जो रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस जब भी होगा एलसीआर में, तो उसको फिर एलसीआर है तो वो एलसीआर, लेकिन उसको फिर बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और आपको पता है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो होता है उसमें पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर आप निकाल सकते हो, कोई सा भी सर्किट हो, दुनिया का कोई भी सर्किट हो, पावर फैक्टर का फॉर्मूला एक ही होता है, R/Z। और आपका जो Z है वो खुद R के इक्वल है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो पावर फैक्टर कितना आएगा, 1। तो यहाँ से मैंने पावर निकाली, एवरेज पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ I0/√2, इसको मैं लिख सकता हूँ V/√2। ये बच्चों कितनी हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा V0I0/2। तो ये एवरेज पावर का फॉर्मूला हो गया। और आप यहाँ देखो ये V0 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I0R। ये I0 पहले से पढ़ा है, ये /2, तो ये हो जाएगा I0/2 R/2। ठीक है, कोई दिक्कत, सबको मालूम है कि IRMS जो होता है वो I0/√2 होता है। तो यहाँ पर जो एवरेज पावर आएगी, ठीक है, यहाँ पर देखो आपके पास में एवरेज पावर का फॉर्मूला ये है I0²/2R। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो ये बच्चों क्या आएगा, I0/2, इसका स्क्वायर कर दो, देखो इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, तो ये क्या हो जाएगा, IRMS का स्क्वायर R। ये आपके पास में एवरेज पावर आ गई। लेकिन ये जो फॉर्मूला है आपके पास में एवरेज पावर का, ये सिर्फ रेजोनेंस कंडीशन के लिए है, क्योंकि cos फाई अपन कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। और cos कब 1 होगा, या तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, या एलसीआर सर्किट हो, और एलसीआर सर्किट में क्या हो, रेजोनेंस हो। तो ये एवरेज पावर का फॉर्मूला गया IRMS का स्क्वायर R। ठीक है, लिखो बच्चों। अब देखो इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ ना, तो आप ये देखो आपकी जो एवरेज पावर है ना वो I0/R/2 है। R कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, यानी कि पावर जो बच्चों किस पर डिपेंड करेगी, करंट पर डिपेंड कर रही है। पावर किस पर डिपेंड करेगी बच्चों, करंट पर डिपेंड करेगी। ठीक है ना, और अपन को पता है इसको नोट करें। ठीक है, अब देखो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये फॉर्मूला है पावर का, R कांस्टेंट होता है, 2 कांस्टेंट होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो जो करंट का जो ग्राफ होगा ना वही किसका ग्राफ होगा, पावर का। यानी जो करंट की वैल्यू है ना उसका स्क्वायर कर दो बस। तो ये करंट का ग्राफ जो मैंने बनाया था यही आपका पावर का ग्राफ होगा। और पावर कौन सी होगी बच्चों, एवरेज पावर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर पावर बच्चों क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर भाई करंट मैक्सिमम है, रेजोनेंस पर करंट मैक्सिमम होती है, तो पावर भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। पावर भी बच्चों क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये पावर का ग्राफ हो गया विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और पावर का ग्राफ ये हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, VRMS IRMS cos फाई, और कुछ नहीं कह रहा है। अगर क्वेश्चन के अंदर इसका मतलब, अगर क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर अगर कोई नोटिफिकेशन वो नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आपको एवरेज पावर लेके चलना है। ठीक है, लिखो नोट लिखो, उसके बाद में कुछ नोट लिखते हैं अपन।